सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीर बालक। तो बच्चों, हमें इस अध्याय में कुछ पात्र दिए गए हैं। तो पहला पात्र है कल्याणी, एक ग्रामीण स्त्री। बलकरण, कल्याणी का पुत्र। तैमूर, भारत पर हमला करने वाला मंगोल आक्रमणकारी। जफर अली, तैमूर का सरदार। अली बेग, तैमूर का सिपाही। और कुछ ग्रामीण। कल्याणी अंगीठी के पास बैठी हुई कोयले डालकर आग तेज कर रही है, साथ ही एक गीत गुनगुनाती जा रही है। उसका लड़का बलकरण तख्त पर बैठा एक पत्थर के टुकड़े पर अपना चाकू तेज कर रहा है। तो बलकरण कहता है चाकू तेज करते हुए, माँ, यह तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू मानो तेज नहीं हो रहा है। फिर कल्याणी कहती है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज तुझे चाकू तेज करने की क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ, पूजा? हाँ तो माँ, क्या यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी 5 साल हुई थी? चाकू रोक देता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बलकरण जो है वो एक पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा है, उसे घिस कर। तो वो चाकू तेज करते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ जो गुनगुना रही है उसकी वजह से उसका चाकू तेज नहीं हो रहा है। तो उसकी माँ कहती है, कल्याणी कहती है कि क्या तेरा जो पत्थर है, तेरा जो चाकू है, वो मेरा गाना सुन रहा है? और आज तू तेज क्यों कर रहा है चाकू, जबकि आज तो तेरा क्या है, वर्षगांठ है। तो बलकरण कहता है, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए, पूजा। हाँ तो माँ, यह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी परसाल हुई थी। फिर वो चाकू रोक देता है। फिर कल्याणी कहती है, हाँ, बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो गया। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तो दिन दुना रात चौगुना बढ़े। तो उसकी माँ उसे क्या कहती है कि हाँ, बिल्कुल वैसे ही मनाया जाएगा तेरा वर्षगांठ, क्योंकि तू कितने वर्ष का हो गया है, 12 वर्ष का हो गया है। और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि हर साल तेरा वर्षगांठ इसी प्रकार से मनाया जाए। फिर बलकरण कहता है, माँ बताओ, आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? तो कल्याणी कहती है, क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई हैं, देख, उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी और तुझे आशीष दूंगी। वो अपनी माँ से पूछता है कि चलो बताओ, आज मेरे वर्षगांठ में क्या क्या होने वाला है, तुम क्या करोगी? तो कल्याणी बताती है कि मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, तुझे नहलाऊंगी, चंदन का टीका लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, फिर तुझे अच्छी अच्छी मिठाइयां खिलाऊंगी जो मैंने तेरे लिए बनाकर रखी है। फिर बलकरण कहता है, पर माँ, मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा, तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी, अभी ही मेरे साथ। मैं अकेले इतनी मिठाइयां नहीं खा सकता। तो बलकरण क्या कहता है कि तुझे भी मेरे साथ अपनी वर्षगांठ मनानी होगी, क्योंकि मैं इतनी सारी मिठाइयां अकेले नहीं खा सकता, तो इसलिए मेरे साथ अभी तुझे अपनी वर्षगांठ मनानी होगी। फिर कल्याणी कहती है, तेरे खाने के बाद खा लूंगी, बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में कितनी देर लगती है? फिर बलकरण कहता है, अभी दूध नहीं आया। कल्याणी कहती है, सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, ना जाने क्यों नहीं लाया। फिर बलकरण कहता है, मैं ले आऊं? फिर कल्याणी कहती है, सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण कहता है, सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते में हटकर उत्तर की तरफ है, उस शीशम के पेड़ के नीचे ही तो उसकी झोपड़ी है, मैं अभी ले आऊंगा। तो कल्याणी उसे क्या कहती है कि हाँ, मैं तेरे
खाने के बाद मिठाइयाँ खा लूंगी, और वैसे भी मुझे क्या बनानी है, खीर बनानी है, तो खीर बनाने में कितना ही समय लगेगा, दूध आता ही होगा। तो बलकरण कहता है कि दूध अभी नहीं आया है। तो कल्याणी कहती है कि सूरज चढ़ आया है, यानी सूरज निकल आया है, और ये सुजान अभी तक दूध क्यों नहीं लाया। तो बलकरण कहता है कि मैं ले आऊं। तो कल्याणी कहती है कि सुजान आता ही होगा रास्ते में, तू कहाँ जाएगा इतनी दूर। तो बलकरण कहता है कि सुजान का घर कौन सा इतनी दूर है, रास्ते से हटकर उत्तर की तरफ ही है ना, उस शीशम के पेड़ के नीचे, तो उस तरफ से मैं उससे ले आऊंगा। फिर कल्याणी कहती है, तू ऐसी बात करता है तो जा, पर जल्दी ही लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है। फिर बलकरण कहता है, मैं अभी लौट कर आया। उठता है, मुझे एक बर्तन दे दो, और यह चाकू अब काफी तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। तो कल्याणी क्या कहती है कि तू अगर ऐसी बात कर रहा है, तू जल्दी से दूध ले आएगा तो ठीक है, तू जल्दी जा और जल्दी से दूध लेकर आ, लेकिन जल्दी वापस लौट आइयो, आज तेरी वर्षगांठ है। तो बलकरण कहता है कि मैं लौट आऊंगा, और मुझे कोई बर्तन दे दो, और ये चाकू मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक काफी तेज हो चुका है। फिर कल्याणी कहती है, चाकू तेरे किस काम आएगा, अच्छा यह ले बर्तन। बर्तन देती है, पर जल्दी ही लौटना। फिर बलकरण कहता है, अच्छा माँ, मैं अभी आया। फिर प्रस्थान करता है। फिर कल्याणी कहती है, बलकरण की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा अभी से कैसी वीरता की बात करता है, संतोष की सांस लेकर, बलकरण मेरा बेटा है। अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है, मेरा साहसी बच्चा। फिर आग ठीक करती है, थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की से बाहर देखने लगती है। शीघ्रता से एक हिंदू ग्रामीण प्रवेश करता है। फिर हिंदू ग्रामीण कहता है घबराई हुई आवाज में, तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया, तुरक भागो। फिर कल्याणी कहती है आगे बढ़कर, पागल हो गई क्या, तुरक कहाँ से आ गया। फिर हिंदू ग्रामीण कहता है, नहीं नहीं, तुरक आ गया, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ, वह आ रहा है। फिर भाग जाता है। फिर भगदड़ की आवाज। फिर कल्याणी कहती है, यह भगदड़ कैसी मच रही है, आगे बढ़ती है। फिर एक मुसलमान ग्रामीण का प्रवेश। फिर मुसलमान ग्रामीण कहता है, बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग तो मरे। चलो बहन। तो हम क्या देखते हैं कि जब बलकरण दूध लेने के लिए निकल जाता है, उसी समय कल्याणी अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है कि मेरा बेटा अभी से कितनी वीरता की बातें कर रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। तो तभी क्या होता है, भगदड़ की आवाज आती है, तो तुरंत वो क्या करती है, खिड़की के पास जाती है। तो वहां पे एक हिंदू ग्रामीण होता है, व्यक्ति होता है, तो वो चिल्ला रहा होता है, घबराई हुई आवाज में कहता है कि तुरक आ गया, भागो भागो, तुरक आ गया। तो कल्याणी कहती है आगे बढ़कर कि पागल हो गई हो क्या, तुरक कहाँ से आएगा। तो एक फिर हिंदू ग्रामीण आता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुरक आ गया है, सबको लेकर जंगल में छिप जाओ। तो कल्याणी कहती है कि ये भगदड़ कैसी मच रही है। तो एक मुसलमान ग्रामीण उसके घर पर आता है और कहता है कि हाँ, तैमूर आ गया है, चलो यहाँ से जल्दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो लोग लूटते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। फिर कल्याणी कहती है, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर। फिर मुसलमान ग्रामीण कहता है नेपथ्य की ओर देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, अरे वह आया। फिर कल्याणी कहती है, तैमूर कौन, पुकार कर, बलकरण ओ बलकरण। भगदड़ की आवाज। दूसरे हिंदू ग्रामीण का प्रवेश। फिर दूसरा हिंदू ग्रामीण आता है, बहन कल्याणी, सबको छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। अब कल्याणी जो है वो अपने बच्चे को आवाज लगा रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कौन तैमूर कहाँ से आ रहा है। तो जब वो देखती है कि बहुत ज्यादा भगदड़ मच रही है, तो वो अपने बच्चे को आवाज लगाती है कि बलकरण ओ बलकरण। फिर दूसरा हिंदू ब्राह्मण उसके घर पर आता है और कहता है कि अभी हमारे साथ यहाँ से चलो, जंगल में छिप जाते हैं, तभी हमारी जान बचेगी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। फिर कल्याणी कहती है घबराहट से, बलकरण दूध लेने गया है सुजान के घर। फिर हिंदू ब्राह्मण कहता है, सुजान के घर, तब तो बहुत अच्छा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुजान का घर खास रास्ते से हटकर कोने में है,
वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं। तो कल्याणी बताती है कि जो मेरा बच्चा है बलकरण है वो दूध लेने गया है सुजान के घर। तो हिंदू ग्रामीण उसे बताता है कि अच्छा वो सुजान के घर गया है, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि उसका जो घर है वो दूसरे रास्ते पर पड़ता है, तो वहां से वो लोग नहीं आएंगे, तो वो लोग सीधे चले आ रहे हैं। फिर कल्याणी कहती है कौन कौन आ रहे हैं। फिर हिंदू ग्रामीण कहता है तुरक तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए है। फिर कल्याणी कहती है डांट कर तैमूर तुरक, बड़ी भारी फौज। फिर हिंदू ग्रामीण कहता है हाँ, अब समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरण को कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। फिर कल्याणी कहती है नहीं, बलकरण को आने दो, मैं बलकरण के बिना नहीं जाऊंगी। फिर पुकारती है बलकरण बलकरण। फिर मुसलमान ग्रामीण कहता है बहन चुप रहो, तुरक सुन लेगा, चलो जल्दी चलो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं, और जो मुसलमान ग्रामीण है वो कल्याणी को लेकर भाग रहा है। वो यही कह रहा है कि यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो हम मारे जाएंगे। लेकिन कल्याणी को अपने बेटे की फिक्र हो रही है कि उसका बेटा जब आएगा तो ही वो यहाँ से जाएगी। लेकिन जो मुसलमान ग्रामीण है वो समझाता है कि उसको कुछ नहीं होगा और हमारे पास समय नहीं है, तो यहाँ से जल्दी चलो। कल्याणी का हाथ पकड़कर ले जाता है। बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। सब्दा फिर भगदड़ तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़। तो हम क्या देखते हैं कि वो लोग कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो बलकरण बलकरण वो चिल्ला रही होती है वो धीरे धीरे ध्वनि शांत हो जाती है। अब जो तैमूर है वो अपने सैनिकों के साथ तलवार के सहित प्रवेश करता है घर में, और फिर घर की तलाशी लेता है और सामानों को तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। फिर जफर अली कहता है कोई नहीं कमबख्त, सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांक कर, यहां भी कोई नहीं है। फिर जफर अली कहता है मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो कहीं कुछ है। मुबारक इधर उधर देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ। तो हम क्या देखते हैं कि जफर अली गुस्सा हो जाता है कि कोई भी नहीं है, सब भाग गए। तो फिर एक सैनिक कहता है कि पलंग के नीचे झांक कर कि इसके नीचे भी कोई नहीं है। फिर जफर अली क्या कहता है कि मुबारक हो, वैसे भी हमें आदमियों को मारने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, हमें क्या करना था, केवल सोना चांदी लूट कर जाना था। तो वो कहता है कि इस घर में जो भी सोना चांदी है वो हम उसे ले जाते हैं। तो मुबारक इधर उधर अच्छे से देखता है, लेकिन वो क्या कहता है कि इस झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं है। फिर जफर अली कहता है मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा, ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। फिर अली बेग कहता है, मुबारक और उसका साथी अली बेग तलवार से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। फिर अली बेग कहता है कहीं कुछ नहीं है सरदार। तो मुबारक इधर उधर देखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने सरदार को बताता है, तो अली जफर कहता है, जफर अली कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम इन तस्वीरों को पलटो और इन दीवारों को देखो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, तस्वीरों के पीछे दीवार जो होते हैं उस पर अपना सोना चांदी छुपा कर रखते हैं। तो अली बेग फिर तस्वीरों को उलट पुलट के देखता है, तब भी कुछ नहीं मिलता है। तो वो यही कहता है कि कहीं पर भी कुछ नहीं है सरदार। फिर मुबारक कहता है सरदार, अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उसे अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। फिर जफर अली कहता है देखो उस कोने में क्या है। फिर अली बेग कहता है कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है सरदार, है ये है। फिर जफर अली कहता है हर्ष से, क्या है, सोना चांदी। फिर अली बेग कहता है बर्तन पास लाकर, सरदार सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। फिर जफर अली कहता है क्या। फिर मुबारक कहता है अली बेग के पास आकर खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छूकर बिल्कुल ताजी गरम। फिर जफर अली कहता है नहीं नहीं फेंक दो, रुक कर अच्छा इधर लाओ। मुबारक कहता है सरदार, मालूम होता है कि जल्दी में लोग खाना भी नहीं खा सके, ऐसे ही छोड़ गए।
फिर जफर अली कहता है हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयां हैं, लो तुम लोग भी लो, भूखे होगे। मुबारक कहता है सरदार पहले आप खाइए। फिर जफर अली कहता है मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम लोग भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयां हैं अली बेग से, तुम भी लो। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि उन्हें सोना चांदी तो नहीं मिलता है, उन्हें क्या मिलता है, जो पकवान, जो मिठाइयां कल्याणी ने अपने बच्चे के लिए बनाई होती है, वो मिठाइयां उन्हें मिल जाती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि सरदार सोना चांदी तो हमें नहीं मिला है, लेकिन जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, खाना, वो हमें यहाँ पर मिला हुआ है, और वो बिल्कुल ताजा ताजा बना हुआ है, क्योंकि वो छू कर देखते हैं तो वो बिल्कुल गर्म होता है। तो जितने भी लोग उस घर को लूटने आते हैं, वो सब उस खाने को खाने लगते हैं, मिठाइयां खाते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ मिठाइयां तो बहुत अच्छी हैं। फिर अली बेग कहता है आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए, सरदार जी तो कबूल करें, खोते हुए बहुत ही जायकेदार, 2 दिन से खाना नहीं मिला। फिर मुबारक कहता है सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर ना मिला हो। फिर जफर अली कहता है बेवकूफ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने या सोचने का वक्त ही नहीं मिला होगा। तो मुबारक क्या कहता है, अपने सरदार को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं इन मिठाइयों में, इन खानों में कहीं जहर मिला हो। तो जफर अली क्या कहता है उसे कि तुम बेवकूफ हो, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सीधे हैं, और हमने जिस तरीके से धावा बोला है, उन्हें इतना समय भी नहीं मिला कि वो इस प्रकार की चीजें सोचें। फिर अली बेग कहता है सरदार ठीक फरमाते हैं। फिर जफर अली कहता है और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर इसी तरह मरना है तो मिठाई खाकर क्यों ना मरे। तो अली बेग क्या कहता है कि सरदार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर जफर अली क्या कहता है कि 2 दिन बाद अगर हमें इतना अच्छा खाना मिल रहा है, अगर इसके बाद अगर हमें मरना ही है, तो हम क्यों ना ये मिठाइयाँ, ये खाना खाकर ही मरे। फिर अली बेग कहता है सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों ना मरे। फिर मुबारक कहता है सच बात है सरदार, भूख से तो मर ही रहे हैं, फिर यह मिठाई क्यों छोड़ी जाए। फिर जफर अली कहता है खाते हुए, इसलिए मैं खा रहा हूँ, वाह क्या कहना है, यहाँ के लोग मिठाइयाँ बनाना भी खूब जानते हैं। फिर अली बेग कहता है सरदार मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे लोग हम लोगों के लिए ही ये मिठाइयाँ छोड़ गए हैं। मुबारक कहता है यह कैसे। फिर अली बेग कहता है यह ऐसे कि उन्होंने समझा होगा कि मिठाइयों को खाने के बाद हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा और हम लूट मार कम करेंगे। फिर जफर अली कहता है हंसते हुए, हम लोग का गुस्सा कम हो जाएगा, हा हा हा, हम लूट मार कम करेंगे, हा हा हा, खूब कहा। समवेत हंसी। नेपथ्य में तेज आवाज से, चुप रहो कमबख्तों। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ जमीन पर फेंक कर फौजी ढंग से खड़े हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जो लोग हैं वो हमारे लिए ही मिठाइयाँ छोड़ कर गए हैं, ताकि हम ये मिठाइयाँ खाएं और जो हमारा गुस्सा है वो कम हो जाए, हम लूट मार थोड़ी कम कर दे। तभी क्या होता है, तैमूर घर में प्रवेश करता है और सभी लोगों को देखता है। सभी लोग तैमूर को देखकर डर जाते हैं और फिर सिपाही की तरह खड़े हो जाते हैं। फिर तैमूर कहता है तेज आवाज में, कमबख्तों, इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह कहें लगाते हो। जवाब दो। सब चुप रहते हैं। फिर तैमूर कहता है फिर तेज आवाज में, मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरें। मैं बिना बताए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसलिए मैंने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। तुम यहाँ मौज मना रहे हो, जबकि गाजी तैमूर
3 दिन से भूखा है। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था सरदार? तो हम क्या देखते हैं कि जब तैमूर अपने लोगों को देखता है कि वो आराम से मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो कोई भी लूटमार नहीं मचा रहे हैं, तो ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो तेज आवाज में सबको चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था कि तुम आराम से बैठकर मिठाइयाँ खाओ, नाश्ता करो। जब तुम्हें चोरी करनी चाहिए थी, गहने चुराने चाहिए थे, तुम आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे हो। मैंने अफगानिस्तान से तुम्हें हिंदुस्तान इसलिए भेजा था ताकि तुम आराम से नाश्ता करो। मैं देखना चाहता था कि तुम किस प्रकार से मेरे हुक्म का किस प्रकार से अंजाम देते हो। मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया था तुम वो काम नहीं कर रहे हो। तो ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जफर अली कहता है सैनिक ढंग से, यह कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। फिर तैमूर कहता है तो अमरकोट पहुंचने का यही रास्ता है। बदबख्त काजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर। और तुम ऐसा करते हुए अमरकोट का रास्ता खोजोगे। फिर सन्नाटा। तो तैमूर जो है वो पूछता है कि मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? तो जफर अली बताता है कि यही कि शाम तक हमें अमरकोट पहुंचना है। तो तैमूर कहता है कि तुम इस प्रकार से अमरकोट पहुंचोगे, तुम्हें क्या करना था, बाकी सिपाहियों को रास्ता बताना था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो। तो इस तरीके से तुम खजाना ढूंढोगे। फिर तैमूर कहता है मेरे हुक्म को किसने अंजाम दिया? तुमने। तुम्हारे सिपाहियों की तलवार पर खून का एक भी धब्बा नहीं है। तुम लोग सिपाही हो। बोलो क्या चाहते हो? क्या खाना खाने के बाद तुम्हारे नाच गाने का भी इंतजाम किया जाए? खड़े क्या हो, जाओ शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो। तो तैमूर क्या कहता है कि मेरे हुक्म का अंजाम किसको देना था? तुम्हें देना था। और तुम्हारे सिपाहियों की तलवार में किसी का भी बिल्कुल भी खून नहीं लगा है। और बोलो अब क्या चाहते हो? अब तुमने खाना तो खा ही लिया है, अब इसके बाद तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए नाच गाने का इंतजाम किया जाए। तो वो कहता है खड़े क्या हो, जाओ और शाम तक अमरकोट पहुंचो। तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। फिर तैमूर कहता है स्वयं, गला सूख रहा है। 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। गला सूख रहा है। तो जो तैमूर है उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया होता है, तो वो अपने आप से ही बात करने लगता है कि मेरा जो गला है वो सूख रहा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, पानी भी नसीब नहीं हुआ है। ओठ चाटता है, इधर उधर पड़े हुए बर्तनों को देखते हुए। सब खाली, कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। फिर बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो बलकरण है वो अपने घर में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर बलकरण कहता है पुकारते हुए, माँ माँ, मैं दूध ले आया। फिर तैमूर चौंक कर, दूध? फिर बलकरण कहता है उजाड़ घर को देखते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन? पुकार कर, माँ माँ। कुछ उत्तर ना पाकर मेरी माँ कहाँ है? तैमूर को घूरते हुए, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तो बलकरण जब घर में प्रवेश करता है तो वो अपनी माँ को पुकारता है कि मैं दूध ले आया। फिर वो तैमूर को चौंक कर देखता है। तो तैमूर उसको देखता है तो वो कहता है दूध? फिर बलकरण कहता है अपने घर को देखते हुए कि उसका जो घर है वो बिल्कुल उजड़ चुका होता है, सारे जो सामान है वो इधर उधर फैले हुए होते हैं। तो वो तैमूर को देखता है और फिर पूछता है कि तुम कौन हो? फिर माँ को बुलाता है, फिर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? फिर तैमूर को घूरते हुए कहता है इस तरह मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन हो? फिर तैमूर कहता है जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात करने की तमीज नहीं तो खामोश रहे। तो तैमूर को गुस्सा आ जाता है तो वो जोर से क्या चिल्लाता है कि खामोश, यानी कि चुप हो जाओ। तुम्हें तैमूर से बात करने की तमीज नहीं है, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैं कौन हूं? फिर बलकरण कहता है धीरे से, गाजी तैमूर। फिर तैमूर कहता है इस नाम को नहीं जानता। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो?
मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। तो बलकरन थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, गाजी तैमूर। फिर तैमूर बताता है कि इस नाम को तू नहीं जानता, दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदम चूमता है, तू उससे पूछ रहा है कि तू कौन है। रुक जा, मेरी तलवार तेरे खून में जब डूब जाएगी वो तुझे बताएगी कि मैं कौन हूँ। और फिर वो दूध देखकर क्या कहता है कि ये दूध इधर ला, इस दूध को अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, खुदा ने मेरे लिए भेजा है, क्योंकि उसे वैसे ही बहुत प्यास लग रही होती है। फिर बलकरन कहता है, यह मेरी वर्षगांठ के लिए है, मैं इसे अपनी माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। फिर तैमूर कहता है, पर मैं इसे ले सकता हूँ। दूध छीनकर अट्टहास करते हुए, बता, दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं। तो बलकरन दूध देने से मना कर देता है। वो क्या कहता है कि नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, ये मेरे वर्षगांठ का दूध है और इसे मैं अपने माँ को ही दूंगा। तो तैमूर कहता है कि पर मैं तो इसे लेकर रहूंगा। फिर वो क्या कहता है कि बता, दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं। तो वो अपनी तलवार के बलकरन को दिखाता है। फिर बलकरन कहता है, क्या तुम खून बहाना चाहते हो। फिर तैमूर कहता है, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरी तलवार के सामने। फिर बलकरन कहता है, मेरे पास तो सिर्फ चाकू है, मुझे भी तलवार दो, तब तो सामने आऊं। फिर तैमूर कहता है, अच्छा, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है, पर पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तो बलकरन क्या कहता है, क्या तुम खून बहाना चाहते हो। फिर तैमूर कहता है, तू बड़ा निडर बन रहा है, चल मेरे पास आ, मेरी तलवार के सामने आ। तो बलकरन कहता है कि मेरे पास तो चाकू है, मुझे भी तलवार दो तो ही मैं तुम्हारे सामने आऊं। तो तैमूर कहता है, अच्छा, तो तू मुझसे दो हाथ लड़ना चाहता है, इतना हौसला रखता है, पर पहले मैं क्या करूंगा, दूध पीऊंगा, क्योंकि जो मेरा गला है वो बहुत ज्यादा सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है। बलकरन दौड़कर तलवार उठा लेता है। फिर तैमूर दूध पीकर, मेरी तलवार। फिर बलकरन कहता है, वह अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। फिर तैमूर कहता है, बालक का वाक्य दोहराते हुए, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे नहीं संभलेगी बच्चे, इधर ला। तो तैमूर जब दूध पी रहा होता है तो बलकरन क्या करता है, उसकी तलवार जाकर दौड़कर ले लेता है। तो तैमूर कहता है कि अरे मेरी तलवार। तो बलकरन कहता है, अब वो मेरे हाथ में है, अब तुम मेरे साथ लड़ सकते हो। तो तैमूर कहता है कि अच्छा, मेरे साथ लड़ सकते हो, शाबाश, लेकिन ये मेरी तलवार है, इसे तुम नहीं संभाल पाओगे, तो इसे मुझे दे दो। फिर बलकरन कहता है, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। फिर तैमूर कहता है, छीन लूं। फिर बलकरन कहता है, छीन लो, पर लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। फिर तैमूर कहता है, तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है, मेरी फौज में भर्ती होगा। फिर बलकरन कहता है दृढ़ता से, नहीं। फिर तैमूर कहता है, तो अब तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। तलवार छीन लेता है, यह रही मेरी तलवार। फिर बलकरन कहता है, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास यह चाकू है, इसी से लड़ूंगा। फिर तैमूर कहता है, चाकू से लड़ेगा, हा हा हा। तो हम क्या देखते हैं कि बलकरन उसे कहता है कि जिस प्रकार से मुझसे दूध छीना था वैसे ही तलवार भी छीन लो, लेकिन हाँ, तलवार अगर तुम छीनोगे तो तुम लड़ नहीं सकते, क्योंकि लड़ने वाले कभी भी तलवार नहीं छीनते। तो तैमूर कहता है कि तेरा कहना सही है, मालूम होता है कि तू बहुत ज्यादा बहादुर है, तो तू मेरी फौज में भर्ती होगा। तो बलकरन मना कर देता है। तो तैमूर कहता है, तो ठीक है, अब मैं तुझे ज्यादा देर जिंदा नहीं रखूंगा। फिर पैंतरा बदलकर वो तलवार उससे छीन लेता है। फिर बलकरन कहता है, अच्छा, मतलब छीन ली तलवार, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, तो मेरे पास चाकू है, तो मैं उसी चाकू से तुमसे लड़ूंगा। तो तैमूर जब देखता है कि वो चाकू से लड़ रहा है तो बोलता है, चाकू से लड़ेगा। फिर वो उसके ऊपर हंसता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, चित्र में भी हमें दिखाया जा रहा है कि बलकरन और तैमूर के बीच अब लड़ाई होने वाली है। बलकरन के पास चाकू है और तैमूर के पास तलवार है। फिर बलकरन कहता है, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है। अंगुली में चुभाकर
खून की बूंदें दिखाते हुए। मेरी अंगुली में खून निकाल सकता है। तो बलकरण कहता है कि हाँ, मैं इसी से लड़ूंगा, और थोड़ी देर पहले ही मैंने इस चाकू को क्या किया था, तेज किया था, और देखो ये कितना तेज है। फिर वो चाकू को क्या करता है, अपनी उंगली में चुभोता है और फिर कहता है कि देखो ये मेरी उंगली से खून भी निकाल सकता है, यानी कि ये इतना तेज है। फिर तैमूर कहता है, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। बलकरण, इन बातों से क्या, चलाओ ना अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। फिर तैमूर कहता है, तू भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। चाकू वाले बहादुर, तेरा नाम क्या है? बलकरण, दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। तो तैमूर बलकरण की बातें सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं। इतने में ही बलकरण क्या कहता है कि इन सब बातों में क्या रखा है, चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं, यानी कि वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है। फिर तैमूर कहता है कि तू भागेगा नहीं, तू तो बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चलाऊंगा। अब चाकू वाले बहादुर, चल बता तेरा नाम क्या है? तो बलकरण क्या कहता है कि दुश्मन जो है वो नाम नहीं पूछते हैं, सीधा क्या करते हैं, वार करते हैं। फिर तैमूर कहता है, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता, तू अपना नाम बता। फिर बलकरण कहता है, बलकरण। फिर तैमूर कहता है नाम दोहराते हुए, बलकरण, बलकरण। हिंदुस्तान की दौलतों में तू भी एक दौलत है। बलकरण गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है, उसके खून से वह अपनी तलवार नहीं रगेगा। तो तैमूर क्या कहता है कि लेकिन तू तो क्या है, बहुत ज्यादा बहादुर है, तो इसलिए मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, तो इसलिए तू मुझे अपना नाम बता। तो बलकरण अपना नाम बताता है। फिर तैमूर उसका नाम दोहराते हुए कहता है कि हिंदुस्तान की दौलतों में से तू भी क्या है, एक दौलत है, क्योंकि वो बिल्कुल निडर बच्चा है। फिर बलकरण कहता है कि बलकरण गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, और तूने जब मैं थका हुआ था, मेरी थकावट को दूर करने के लिए तूने मुझे दूध दिया था, दूध हाजिर किया था, तो ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और मैं तेरे खून से अपनी तलवार को नहीं रंगूंगा। फिर बलकरण कहता है, पर दूध मैंने हाजिर नहीं किया, वह तो तुमने छीन लिया था। फिर तैमूर कहता है, एक ही बात है, दूध मैंने तेरे ही हाथ से पाया, मैं तेरी जान बख्शता हूँ, मैं तेरी एक इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। फिर बलकरण कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तैमूर कहता है, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला दोस्त, और उस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। फिर बलकरण कहता है, तो मेरी माँ कहाँ है? फिर तैमूर कहता है, मैं नहीं जानता, इतना कह सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने यहाँ किसी का कत्ल नहीं किया, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। फिर बलकरण कहता है, अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो मैं तुमसे यह कहूंगा कि मेरे गांव से बाहर चले जाओ। फिर तैमूर कहता है, गांव से बाहर चला जाऊं? मंजूर, मैं दूसरे गांव को चला जाऊंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर बलकरण कहता है, धन्यवाद। फिर तैमूर कहता है, मैं कुछ नहीं समझा। खैर, तैमूर की जिंदगी में नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, पर तू आया। तैमूर किसी को माफ नहीं करता, पर आज उसने तुझे माफ किया। फिर बलकरण कहता है, मैं भी कुछ समझा नहीं। फिर तैमूर कहता है, अट्टहास कर, तू तैमूर की बराबरी करना चाहता है, लेकिन तू उससे भी बड़ा है, तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है, पर वह बहादुर और सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है। तो हम क्या देखते हैं कि बलकरण कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए दूध हाजिर नहीं किया था, क्योंकि वो दूध तो वो नहीं दे रहा था उसको, तुमने तो मुझसे दूध छीना था। तो तैमूर कहता है कि एक ही बात है, तो मैं इसलिए तेरी जान को बख्शता हूँ, अब बता तेरी क्या इच्छा है, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। तो बलकरण कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तैमूर कहता है, नहीं, तू मेरा छोटा बहादुर दोस्त है, तो इसलिए अब तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है। तो बलकरण कहता है कि अच्छा,
तो मेरी माँ कहाँ है? तो तैमूर कहता है कि मैं तो नहीं जानता तेरी माँ कहाँ है, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने किसी का भी कत्ल नहीं किया है, क्योंकि उनके तलवार में किसी का भी खून नहीं लगा हुआ है। तो बलकरण कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम मेरे गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो तैमूर कहता है कि अच्छा ठीक है, मंजूर है, मैं तेरे गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे दूध और तलवार को हमेशा याद रखूंगा। फिर बलकरण कहता है धन्यवाद। फिर तैमूर कहता है वैसे तो मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन तैमूर की जिंदगी में, यानी कि उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई नई बात हुई थी, और तैमूर के सामने कभी भी कोई नहीं आता था, क्योंकि सब उससे डरते थे, सब उसके डर से पहले ही भाग जाते थे। तो पहला वो इंसान था, पहला वो बच्चा था जो उसके सामने आकर खड़ा था और उससे लड़ने को भी तैयार था। तो ये देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो क्या करता है, बलकरण को सलामी देता है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैमूर जो है वो बलकरण को सलामी दे रहा है। फिर बलकरण कहता है निर्भीकता से सलाम। फिर तैमूर कहता है मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा, हाथ उठाकर खुदा हाफिज, शीघ्रता से प्रस्थान। फिर बलकरण कहता है तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, फिर लौटकर इधर उधर देखते हुए माँ माँ। फिर कल्याणी का शीघ्रता से प्रवेश बलकरण को हृदय से लगा लेती है। तो हम क्या देखते हैं कि तैमूर क्या करता है, क्या कहता है कि मैं तेरे गांव को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दे दूंगा कि वो तेरे गांव को हाथ ना लगाए और यहाँ से चले जाएं। तो वो यहाँ से प्रस्थान करता है। फिर बलकरण तैमूर के जाने की दिशा में देखते हुए कहता है तैमूर बहादुरी को सलाम। फिर लौटकर घर आता है और इधर उधर देखता है और फिर माँ माँ चिल्लाने लगता है। फिर उसी समय कल्याणी का प्रवेश होता है और बलकरण को वो शीघ्र ही गले से लगा लेती है। फिर कल्याणी कहती है बेटा बेटा। बलकरण सिसकती है। फिर बलकरण कहता है माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? फिर कल्याणी कहती है बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए चौधरी दादा मुझे कल घर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? गौर से बलकरण के शरीर को देखती है। बेटा कैसा था तैमूर? फिर बलकरण बताता है तैमूर सिपाही की तरह रौबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार, पर मैं डरा नहीं। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। फिर कल्याणी कहती है हंसते हुए उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता? फिर बलकरण कहता है इसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया था, माँ मुझे वह चाकू वाला दोस्त कहता था। फिर कल्याणी कहती है आश्चर्य से अच्छा। तो जैसे ही कल्याणी आती है तो वो कह सिसक सिसक कर रो रही होती है। तो बलकरण कहता है कि माँ क्यों रो रही है, तू कहाँ थी? तो कल्याणी बताती है कि तैमूर के सिपाही आए थे, तो इसलिए उनसे बचने के लिए मुझे चौधरी चाचा ने तलघर में खींच लिया था। तुझे तो कुछ नहीं हुआ? तो वो इधर उधर बलकरण के शरीर में देखती है। फिर बलकरण बताता है कि फिर वो बलकरण से पूछती है कि कैसा था तैमूर, कैसा था? तो बलकरण बताता है कि तैमूर तो बिल्कुल सिपाही की तरह था, रौबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक और हाथ में तलवार, पर मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरा। मेरे पास भी चाकू था जिसे मैंने सवेरे ही तेज किया था। तो ये सुनकर कल्याणी हंसती है और कहती है कि उसकी तलवार के आगे तेरी चाकू किस काम आती? तो बलकरण बताता है कि इसी चाकू ने उसे बहुत ज्यादा चौंका दिया और वो मुझे अब क्या कहता है, चाकू वाला दोस्त कहता है। फिर कल्याणी आश्चर्य से कहती है अच्छा। फिर बलकरण कहता है हाँ, मैंने उससे कहा यह चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही इस पर धार रखी है। मैंने उसे अपनी उंगली चीर कर दिखा दी और वह चौंक पड़ा, उंगली दिखाते हुए देखो यह खून। फिर कल्याणी चीख कर ओह यह खून? फिर बलकरण कहता है बस इसी तरह तैमूर भी चौंक पड़ा था। माँ तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। फिर कल्याणी कहती है प्रेम विह्वल होकर बेटा तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र
दिन दूनी रात चौगनी हो। भगवान को हजार हजार बार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। फिर बलकरण कहता है, यह सब तेरा ही आशीर्वाद है माँ। और फिर कल्याणी, और क्या? फिर बलकरण कहता है, तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का ही चंदन लगा दे। फिर कल्याणी कहती है, उंगली के खून का तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल। वीर बालक की वर्षगांठ है, तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाए। फिर कल्याणी बलकरण की उंगली से खून लेकर तिलक लगाती है। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से बलकरण एक बालक होने के बावजूद, वो कितने साल का था, 12 वर्ष का हुआ था, फिर भी उसमें इतना साहस था, वो बिल्कुल भी तैमूर के आगे नहीं डरा। उसकी तलवार को देखकर भी नहीं डरा, बल्कि उसके पास जो चाकू था, जो उसकी तलवार से बहुत ही छोटा था, उसे लेकर ही उसने क्या कहा कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जबकि जो बड़े बड़े लोग हैं, उसके घर के जो लोग हैं, वो वहां से भाग गए थे, लेकिन एक छोटा सा बालक तैमूर के आगे खड़ा हुआ था। और उसी साहस को देखकर तैमूर बहुत प्रसन्न हुआ था, इसलिए उसने उसके गांव को भी छोड़ दिया और बलकरण को भी छोड़ दिया। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।